हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज रूपक। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021-22। इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो एनुअल स्टेटमेंट होता है। देखिए, एनुअल स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ वर्ड, तो आप इसको बजट के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। आपको पता है बजट जो है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसको आप बजट कहते हो। एंड ये आपका आने वाले जो ईयर होगा उसके लिए एक एस्टिमेटेड गवर्नमेंट का कितना रिसीट रहेगा, कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, इसको दर्शाता है। बट देन यहाँ पे जो हम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है फॉर दी ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। इस करंट ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स था, किस तरह से अलग अलग इंडस्ट्रीज, अलग अलग यूनिट्स ने परफॉर्म किया। एग्रीकल्चर हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, सर्विस सेक्टर ने किस तरह से परफॉर्म किया, इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्या रहे, एम्प्लॉयमेंट डेटा स्टेटिस्टिक्स क्या रहे, फॉरेन एक्सचेंज एफडीआई वगैरह, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओवरऑल जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, ये सारे स्टेटिस्टिक्स लेकर आता है। पर्टिकुलरली मैं कहूँ तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। निर्मला सीतारमन जी जो है जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, तो इनके द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। एंड बजट से यूजुअली एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है टू दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताता हूँ आगे बढ़ने से पहले। यूजुअली क्या होता है ना कि आपका जो, जैसे कि मैंने बताया है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा ये प्रिपेयर किया जाता है। बट देन यूजुअली ये 2 वॉल्यूम में प्रिपेयर होते हैं। बट देन इस बार हुआ क्या, जो हमारा रिपोर्ट है ये सिंगल वॉल्यूम में आया है। रीजन क्या रहा? रीजन ये है कि हमारा जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जो पोस्ट है ये वेकेट किया गया था। आपको पता होगा कृष्णमूर्ति जी जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, इन्होंने वेकेट किया इस सीट को अपना, उनका टर्म खत्म होने के बाद। फिर अपने जो नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अनंत नागेश्वरन जी, तो इन्होंने फिर अपना पोस्ट संभाला। तो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पोस्ट, इस बार का जो रिपोर्ट है ये बेसिकली प्रिपेयर किया टू बाय द किया प्रिपेयर किया गया था बाय द होल टीम ऑफ योर प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एंड जो अदर ऑफिशियल्स है, इनके द्वारा प्रिपेयर किया गया था। जो रिपोर्ट है आपका ये सिंगल वॉल्यूम में आया है। इसमें करीब 11 अलग अलग चैप्टर्स रखे गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, फिजिकल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, मॉनेटरी मैनेजमेंट, प्राइस एंड इन्फ्लेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ट्रैकिंग डेवलपमेंट थ्रू सैटेलाइट इमेज एंड कार्टोग्राफी। तो ये अलग अलग 11 चैप्टर्स में इकोनॉमिक सर्वे को इस बार प्रेजेंट किया गया है। यूजुअली 2 वॉल्यूम में होता है। पहला वॉल्यूम जो है एक वॉल्यूम रहता है आपका स्टेटिस्टिक्स, अलग अलग पैरामीटर्स को दर्शाता है। एंड देन दूसरा वॉल्यूम जो है गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्ट्रेटेजीज लिए गए हैं, जो स्कीम्स लाए गए हैं, उनको दर्शाता है। तो यूजुअली आपका 2 वॉल्यूम में रहता है। बट देन इस बार बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन पावर, आप कह सकते हो, जो रिपोर्ट है ये सिंगल वॉल्यूम में आया है। सो एज आई मेंशन, अलग अलग इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। बजट से यूजुअली एक दिन पहले इसको लाया जाता है। बजट से पहले क्यों लाया जाता है, रीजन क्या है? देखिए, बजट जो है आपका, ये अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेटेड रिसीट, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। यूजुअली आप इसको अगर ऐसा समझो कि आप एज अ फैमिली, अगर आप एक यूनिट हो, तो आप क्या करते हो, आप हिसाब करते हो कि अगले आने वाले मंथ में मेरा कितना सैलरी रहेगा, कितना हमारा अर्निंग हो सकता है। एंड उस हिसाब से आप अपना जो खर्चा है इसको आप तय करते हो कि मेरा रिसीट इतना रहेगा, मेरा एक्सपेंडिचर इतना चाहिए, मेरा सेविंग्स इतना होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपने आने वाले मंथ के लिए प्लान करते हो, जिसको आप बजट कहते हो, आपके फैमिली का बजट जो होता है। अब ये जो आपका प्लानिंग होता है, इसके लिए आप कुछ इंडिकेटर्स की तरफ देखते हो। जैसे कि मान लो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या रहा, प्राइस कितना बढ़ा है। पहले अगर आप 10 रुपए खर्चते थे, अभी शायद हो सकता है आपको 12 रुपए खर्चना पड़े। तो आपको पता होना पड़ेगा कि प्रिसीडिंग जो मंथ था या फिर करंट जो ऑनगोइंग मंथ है, इस दौरान आपका जो इन्फ्लेशन है अलग अलग फूड आर्टिकल्स में या फिर दूसरे जो हाउस होल्ड आइटम्स है, इनमें किस तरह से प्राइस बढ़ा है, क्या इंडिकेटर्स रहे, क्या स्टेटिस्टिक्स रहा है, इनको जानते हुए आप अपने आने वाले मंथ के लिए प्लान कर सकते हो। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या करते हैं, अपने करंट स्टेटिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए वो आने वाले ईयर के लिए अपना बजट प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए जो अपना इकोनॉमिक सर्वे है, इसको बजट से
पहले आपका पेश किया जाता है। तो डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में हम। टोटल 3 पार्ट में होगा ये वीडियो। पार्ट 1 आपका यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से 4th चैप्टर तक यहाँ पे हम कवर करेंगे। देन हम दूसरा जो है 5th to 5th 6th 7th एंड 8th चैप्टर जो है ये अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। देन 9th 10th एंड 11th जो चैप्टर है ये हम अगले वीडियो में। तो टोटल 3 पार्ट में हम इसको कवर करने वाले हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण जो आप डिटेल में अवेल कर सकते हो बाय डायरेक्टली विजिटिंग आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.inspirationias.org। आप जुड़ सकते हो हमारे साथ वाया आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इंस्पिरेशन आईएएस आपको प्रोवाइड करता है फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन जो आप अवेल कर सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम वाया आवर ऑफलाइन क्लासेस एज वेल एज इन ऑनलाइन मोड इन ऑल आवर एक्टिव सेंटर्स। आप पर्सनली जुड़ सकते हो मेरे साथ बाय विजिटिंग माई ट्विटर हैंडल रूपक मजुमदार, या फिर आप जुड़ सकते हो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल के जरिए @सर रूपक। यहाँ पे आपको मेरे सारे वीडियोस के जो पीडीएफ नोट है इस इकोनॉमिक सर्वे का एंड आने वाले जो पार्ट होंगे हर किसी का आपको मिल जाएगा पीडीएफ नोट। तो डायरेक्टली आप अवेल कर सकते हो। बजट सेशन को भी हम कवर करेंगे, एनालिसिस हम डिटेल में लाएंगे एंड इस चैनल में जाके आप डायरेक्टली अवेल कर सकते हो पीडीएफ में। नाउ एज आई मेंशन्ड जो इकोनॉमिक सर्वे है ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के द्वारा प्रेजेंट किया गया था सून आफ्टर द प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू बोथ द हाउसेस। जो थीम रहा इस बार का एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच का मीनिंग क्या है देखिए, आपको पता होगा करेंटली हम एक पैंडेमिक से गुजर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वेव्स आफ्टर वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, सीरीज ऑफ लॉकडाउन हमने फेस किया है। तो इकोनॉमी जो आपका परफॉर्मेंस रहा है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेड रहा है, अनप्रिडिक्टेबल रहा है। आने वाले दिनों में हम किस तरह से सिचुएशन को देखने वाले हैं ये कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर पाना काफी मुश्किल है एंड अकॉर्डिंगली जो आपका अप्रोच है वो अजाइल अप्रोच होना जरूरी है। डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द आवर हम उस तरह से स्टेप लेंगे। ना ओवरऑल अगर मैं बात करूं जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है इन स्नैपशॉट अगर हम बात करें पीआईबी सोर्स से ये डेटा लिया गया है। यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको पता होगा 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी को यहाँ पे भी रखा गया है। जो इंडिकेटर से क्या कहते हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ है इसको बताया गया है कि आपका 21-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं 9.2 के आसपास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जब आने वाले ईयर में जो 22-23 का फिजिकल ईयर होगा तब हम 8 to 8.5 का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करेंगे। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी लगभग आसपास ही इसके आसपास ही डेटा प्रोवाइड किया गया है। फिजिकल डेफिसिट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक 1920 जो था हमने फिजिकल डेफिसिट काफी ज्यादा हमारा टारगेट के अंदर ही था बट थोड़ा सा बढ़ा था 18-19 के कंपैरिजन में। आपको पता होगा बाय द एंड ऑफ सॉरी बाय मार्च 2020 हम पैंडेमिक को फेस कर चुके थे, स्ट्राइक कर चुका था पैंडेमिक। तो वहां से लेकर पूरा जो 1920 का जो लास्ट फेज था तो उस दौरान कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें जो जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो हमने देखा। हालांकि पैंडेमिक को यहाँ पे ब्लेम करना सही नहीं होगा क्योंकि हम मार्च एंडिंग तक ही पैंडेमिक को फेस किए थे। तो इससे पहले भी कई सारे फैक्टर्स रहे थे जिसके चलते फिजिकल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ा था बट देन इट वाज वेल विद इन आवर एफआरबीए में टारगेट। एफआरबीए में टारगेट के अंदर ही था। बट देन द ईयर 2021 काफी सारे डिसरप्शंस हुए थे। बजट जो हमारा बना था उसका कुछ हम फॉलो नहीं कर पाए। हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो करीब 9.2 के आसपास चला गया था। अब रीजन क्या है, डेफिनेट सी बात है पैंडेमिक था, पूरी तरह से ग्लोबल स्केल पे पैंडेमिक चल रहा था एंड सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन जैसे कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो गया इनमें हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना था। तो इसके चलते गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है वो काफी ज्यादा हो गया था एंड रिसीट जो था वो काफी कम हो गया था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड ऑल। तो फिजिकल डेफिसिट अपना 9.2 के आसपास रहा। 21-22 के दौरान 6.8 के आसपास प्रिडिक्ट किया जा रहा है हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो इसके आसपास रह सकता है। एंड ऑफकोर्स आपको पता होगा कि सेकेंड वेव एंड देन फॉलोड बाय ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो इसके चलते काफी सारे हैम्पर्स हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। इन्फ्लेशन के बारे में बात करें काफी वॉरिसम रहा हमारा डेटा। आप देख सकते हो जो आपका सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है ये 2021 एंड तक जो है आपका करीब 5 के आसपास था जो कि आपका 5 से ऊपर चला गया था जो करेंटली 5 के आसपास है फॉर दिस करंट फाइनेंशियल ईयर एज ऑफ अप्रैल टू दिसंबर 21-22। बात करें अगर डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के बारे में काफी वरिष्ठ है ये डेटा
12.5 के आसपास है हमारा एवरेज, जो हम इन्फ्लेशन इन WPI स्केल होलसेल प्राइस इंडेक्स में अगर बात करें। आगे इसके चलते आने वाले टाइम में पर्टिकुलरली ये जो है फूड आर्टिकल्स के लिए हम बात करें तो आने वाला टाइम में कुछ चीज़ों में जैसे गैस सिलेंडर हो गया या फिर आपका जो फूड आर्टिकल्स हो गया, एडिबल ऑयल है, हमने देखा है किस तरह से प्राइस हाइक हुआ है। तो इन सब में एंड इन सब के चलते जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो हाउस होल्ड बाइंग है, इसमें काफी ज्यादा हैम्पर देखने को मिला है। एंड माना जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ टाइम में हमारा जो इन्फ्लेशन है ये और ज्यादा बढ़ सकता है। फॉरेक्स के बारे में बात करें, कुछ अगर पॉजिटिव रहा हमारे लिए तो इंडिया का जो फॉरेक्स है ये काफी हद तक इम्प्रूव होता हुआ दिखा। इम्प्रूव इन द सेंस कि काफी इसमें हमने इजाफा देखा है। जो आपका करंट एज ऑफ 21-22 बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो है हमारा फॉरेक्स रिजर्व 633.6 के आसपास इन टर्म्स ऑफ यूएस बिलियन डॉलर हम बात कर रहे हैं, ये रहा था। अभी करंट सिचुएशन में बात करें तो ये डेटा करीब करीब 640 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है हमारा करंट फॉरेक्स रिजर्व। एंड ऑफ कोर्स रीजन क्या रहा, हमने एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा इजाफा देखा है, इंपोर्ट हमारा कम हुआ है कुछ हद तक, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एफडीआई में हमने कुछ सुधार देखे हैं। तो इन सब के चलते हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक के चलते जो टूरिज्म है, पर्टिकुलरली टूरिज्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा हैम्पर हुआ, ना के बराबर हो गया था। जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाले सर्विसेज थे वो हम प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो इसके चलते हमारा फॉरेक्स रिजर्व में काफी दिक्कतें आने वाले थे। बट देन थैंक्स टू एफडीआई, द एक्सपोर्ट इंक्रीमेंट एंड जो इंपोर्ट रिडक्शन हुआ, इसके चलते हमारे फॉरेक्स रिजर्व में काफी इजाफा देखने को मिला है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सब के बारे में बात करें, अगेन 21-22 ईयर में आप अगर देखोगे तो इसमें कुछ हम डाउन ग्रोथ देखा था हमने। बट देन करेंटली इसका परफॉर्मेंस जो है इस बार कुछ इंप्रूव होता हुआ देखा गया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव में चला गया था 1920 2021 के दौरान, एंड देन इसके बाद करंट फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हो एक पॉजिटिव जंप के साथ ये आउटग्रोथ हुआ है। तो अगेन पैंडेमिक के चलते यहाँ पे भी इम्पैक्ट देखा गया है, सेम एज जिस सर्विस सेक्टर मैंने ऑलरेडी कहा है, जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव जो सर्विस सेक्टर है उनको काफी ज्यादा परेशानी हुई थी, बंद करना पड़ा था। एंड पर्टिकुलरली जो रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, एंड करेंटली जो है 8.2 के आसपास प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इसका जो ग्रोथ है ये कुछ इस तरह से रहेगा अगले आने वाले करंट जो फाइनेंशियल ईयर है जो 21-22 है इस दौरान। तो ये कुछ इंडिकेटर्स रहे हैं हमारा पर्टिकुलरली हम अगर बात करें तो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। नाउ इकोनॉमिक सर्वे एज ऑलवेज एज ऑलरेडी आई मेंशन कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहे, आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस रहेंगे, ये सारे सिचुएशंस प्रोवाइड किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स व्हिच इज अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एंड आपको मैंने बताया है कि जो ये पोस्ट था वैकेंट था, तो इसके चलते इस बार का जो रिपोर्ट है ये प्रिपेयर किया था प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर ने। तो एक ही सिंगल वॉल्यूम में इस बार का रिपोर्ट आया है। यूजुअली एक दिन पहले प्रेजेंट किया जाता है बजट का। कुछ डेटा है यहाँ पे, जो सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे ये 1961-62 के दौरान इसको प्रेजेंट किया गया था। यूजुअली क्या होता था कि जो आपका बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है एक साथ आता था, बट 1964 में इन दोनों को अलग कर दिया गया था। 64 के बाद से बजट जो है वो अलग प्रेजेंट किया जाता है एंड इकोनॉमिक सर्वे जो है इसको प्रेजेंट किया जाता है अलग से। नाउ जो यूनिट्स है एक एक करके हम, क्योंकि यहाँ पे हम 4 अलग अलग चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है, हमेशा की तरह इस बार भी यहाँ पे स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के बारे में बताया गया है, जीडीपी ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया गया है, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि पॉजिटिव ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 9.2 के आसपास, 9.2% के आसपास इन रियल टर्म्स हमारा जो है जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट किया जा रहा है फॉर द ईयर 21-22। ये ही डेटा फॉर द ईयर 22-23 अगर हम बात करें तो करीब 8 से 8.5 के आसपास का प्रिडिक्ट किया जा रहा है इन रियल टर्म। तो फॉर 22-23 अब वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी सिमिलर डेटा प्रोजेक्ट किया है 22-23 के लिए। वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि करीब 8.7% के आसपास रहेगा हमारा जीडीपी ग्रोथ, एंड जबकि हमारा 7.5 के आसपास रहेगा बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एस्टिमेशन है। आईएमएफ ने अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है 9% के आसपास रहेगा 21-22 के लिए, और वही डेटा 8 पॉइंट के आसपास रहेगा
somewhere around 8.2 for 22-23 and 7.1 for 23-24। 3 लगातार सालों में इंडिया जो है इट विल बी दी फास्टेस्ट ग्रोइंग, जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है इनमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के हिसाब से इंडिया को प्रोजेक्ट किया गया है बाय दी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। जो रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। बात करें जो इंडिया का करंट सिचुएशन क्या बता रहे हैं, एडिक्वेट बफर अगेंस्ट पॉसिबल ग्लोबल लिक्विड टेपरिंग इन 22-23 ओइंग टू हाई फॉरेक्स रिजर्व एंड एफडीआई। टोटल एफडीआई डेटा एंड फॉरेक्स रिजर्व का डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बताते हैं इसको, समझते हैं क्या है। देखिए जो करंट सिचुएशन है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में, आपको पता होगा पैंडेमिक के दौरान सारे मेजर कंट्रीज ने क्या किया था, जो अपना डोमेस्टिक डिमांड है उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने इन्फ्यूज किया था कैपिटल, मनी इन्फ्यूज किया था। अब जैसे ही सिचुएशन रिकवर हो रहा है, आपको पता होगा ये क्वांटिटेटिव ईजिंग जो बेसिक इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो, क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा जाता है। अब जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रहा है तो गवर्नमेंट जो है क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी को वापस खींच रहे हैं, तो इसी को लिक्विडिटी टेपरिंग कहा गया है। अब इसके चलते देखिए डोमेस्टिक इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है कि डिमांड जो है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन इंडिया का सिचुएशन क्या है, स्टेबिलाइज है बताया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के पास करंटली हाई फॉरेक्स रिजर्व एंड एफडीआई जो फ्लो है ये भी करीब करीब 22% हायर रहा कंपेयर टू द 19 एंड 20। अगर हम बात करें तो एफडीआई का करंट है 680 बिलियन एज ऑफ नवंबर 2021, तो 640 बिलियन के आसपास है। सो बिकॉज ऑफ एफडीआई एंड ऑफ कोर्स दी हाई फॉरेक्स रिजर्व, इंडिया का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ये काफी स्टेबल लग रहे हैं। सेकेंड चैप्टर में बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिस्क रहा इसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हो लगातार जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है इसमें कुछ हद तक जो फिजिकल डेफिसिट है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अगर हम बात करें, हमने एफआरबी में टारगेट के अंडर में रखा था 3.4% इन 18-19, 4.6% इन 19-20, दिन एकदम से जंप होता है 9.2 के आसपास फॉर 2021। ऑफ कोर्स ज्यादा कुछ हमारे हाथ में था नहीं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल पैंडेमिक जो हमने फेस किया है इस दौरान। अब सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मलाइज होते हुए हमारा 6.8 के आसपास है। आपको पता होगा एफआरबी में टारगेट के मुताबिक 2 से 4% ऑफ जीडीपी का टारगेट रखा गया, विद +-2 का ब्रैकेट रखा गया इसके लिए। जो फिजिकल डेफिसिट है टारगेट है हमारा, तो करीब करीब आप अगर 4 के आसपास है तो आप कह सकते हो एफआरबी में एमबिट के जो मुताबिक आप चल रहे हो। तो 6.8 के आसपास हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है फॉर दी करंट फाइनेंशियल ईयर, एंड आने वाले फाइनेंशियल ईयर में इसको और कम होते हुए हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू रिसीप्ट के बारे में अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो जितना प्रिडिक्ट किया जा रहा था उससे 67.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस हाई रहा, ज्यादा देखा गया। द रेवेन्यू रिसीप्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रैल टू नवंबर 2021 have gone up to 26.2% year on year basis as against the expected growth of 9.6% in the current जो 21-22 का ईयर है। क्या कह रहे हैं कि जितना प्रोजेक्टेड था 9.6% का, उसके कंपैरिजन में हमने 67.2% का इजाफा देखा है इन टर्म्स ऑफ दी रेवेन्यू रिसीप्ट। पर्टिकुलरली जो रीजन रहा रेवेन्यू रिसीप्ट बढ़ने का, जो टैक्स है इसमें काफी इजाफा देखने को मिला है। यहाँ पे बताया गया है जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है 50% का हमने ग्रोथ देखा है, पॉजिटिव ग्रोथ हमने देखा है 50% का ड्यूरिंग दी अप्रैल टू नवंबर, एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीप्ट है इसमें हमने इजाफा देखा है। Because of the sustained revenue collection and the targeted expenditure policy has contained the fiscal deficit at जो बजट एस्टिमेट है उसके 46.2% में रखा गया है। अगेन जितना हमने एस्टिमेट किया था उसके 50% से भी कम में हमने बजट हमारा फिजिकल डेफिसिट को हमने कंटेन किया। रीजन क्या बता रहे हैं, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन, गवर्नमेंट का जो अर्निंग है उसमें इजाफा देखा गया, बेसिकली टैक्स अर्निंग के बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। एंड मोर ओवर जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो जो एक्सपेंडिचर है ये भी काफी हमने कह सकते हो टारगेटेड एक्सपेंडिचर पॉलिसी अपनाया था। सेक्टर वाइज हमने बहुत ही कॉशियसली हमने एक्सपेंड किया, जो हमारा एक्सपेंसेस है उसको हमने रेगुलेट किया। इसी के चलते जो फिजिकल डेफिसिट है इसमें भी हमने काफी ज्यादा सुधार देखा है, अचीव किया है। Borrowing on account of the COVID-19, the central government debt has gone up from 49.1% of GDP in 1920 to 59.3% during the year
बट ये जो ट्रेजेक्टरी है आने वाले टाइम में डिक्लाइन होगा। जो गवर्नमेंट बोरोइंग है 49.1% के आसपास हुआ करता था 2019-20 में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बोरोइंग है। अब बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कई सारे मल्टी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, इनसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा जो है उधार लेना पड़ा था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन। तो जिसके चलते हमारा जो डेट है ये 49.1 के आसपास जो था 59 के आसपास चला गया है। तो 10% का इजाफा हमने देखा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी अगर हम बात करें तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 टू 2021। रीजन क्या बताया जा रहा है? बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। बट देन आने वाले ईयर में ये कुछ हद तक हम यहाँ पे डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is on course of achieving its fiscal deficit target of 6.8% GDP for the current year, as already I have discussed in this part। तो ये कुछ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिस्क रहा है, जो यहाँ पे डेटा बताया गया है, these are the some of the data। चैप्टर 3 में यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर्स के बारे में बात करें, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में हमने बताया है, लगातार हमने ग्रोथ देखा है फॉरेक्स रिजर्व में। 18-19 में ये 411.9 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास हुआ करता है। ये जो डेटा है इट इज इन टर्म्स ऑफ यूएस बिलियन डॉलर। 1920 में ये 477.8 समरण 480 के आसपास आप मान लो, 580 के आसपास था ये 2021 में। करेंटली ये जो है 640 के आसपास स्टैंड कर रहा है, 640 यूएस बिलियन डॉलर के आसपास ये स्टैंड कर रहा है। रीजन क्या बताया गया है कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है एंड इंपोर्ट है ये रिबाउंड हुआ है स्ट्रांगली, सरपासिंग दी प्री कोविड लेवल। प्री कोविड लेवल से हम देखें कंपेयर करें तो हमारा करंट जो एक्सपोर्ट है इसमें हमने काफी ज्यादा इजाफा देखा है। एज ऑफ एंड नवंबर 21 इंडिया वाज द फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर आफ्टर चाइना, जापान एंड स्विट्जरलैंड। ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेट कैपिटल फ्लोज वेर हायर at $65 billion in the first half of 21-22। अगेन डेटा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। जो मेजर हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। यूएसए, यूएई, चाइना, दीज आर दी टॉप 3 मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हो यूएसए, यूएई, चाइना, बांग्लादेश, हांगकांग, सिंगापुर, नेदरलैंड, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, ये टॉप 10 कंट्रीज रहे हमने जिनको एक्सपोर्ट किया। उनमें से टॉप 3 कंट्री आपको पता होने चाहिए। जो इंपोर्ट है हमने कहाँ से इंपोर्ट किया? अगेन चाइना से सबसे ज्यादा हमारा इंपोर्ट रहा, यूएई एंड यूएस, दीज आर द लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स फॉर इंडिया। सो ये दो फिगर आपको पता होना चाहिए, कौन से कंट्री को हमने एक्सपोर्ट किया, कौन से कंट्री को हमने इंपोर्ट किया है। सो ये दो डेटा आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बात किया गया है, कुछ स्कीम्स के बारे में बताया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस स्कीम बताया गया है। ये वो स्कीम है जिनके चलते हमारा एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट में हमने कुछ हद तक इजाफा, कुछ हद तक हमने सुधार देखा है। तो देखते हैं कौन से स्कीम के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे बता रहे हैं। एक एक करके बात करते हैं। जो स्कीम है सबसे पहला ये बता रहे हैं, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, RODETP। काफी इंपॉर्टेंट ये स्कीम रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपको पता होगा ये जो स्कीम है इसको लाया गया था 2021 में ही, एंड बेसिकली ये जो स्कीम है इट इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। आपको पता होगा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम जो ये 2015 में लाया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर में कुछ स्कीम्स लाए गए थे, एंड उनमें से एक स्कीम था आपका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। अब इस स्कीम के अंतर्गत अगर आपको पता है तो कुछ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट पता किया जाता प्रोवाइड किया जाता था। दो स्कीम थे, एक था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, एक था सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये दो स्कीम लाए गए थे, एंड अंडर दिस MEI स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये स्कीम लाया गया था। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी आपका एक्सपोर्टिंग यूनिट है, जो भी यूनिट है जो एक्सपोर्ट करते हैं, इनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज है उनको टैग किया जाए, एंड बेसिकली इनको एज मेजर एक्सपोर्ट यूनिट इनको प्रमोट किया जाए। तो गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको यूनिट हो, आप एक्सपोर्ट प्रमोट करने का पोटेंशियल है आप में, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज जो भी है इनको गवर्नमेंट टारगेट करेंगे। तो बेसिकली अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट प्रोवाइड ड्यूटी बेनिफिट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड द कंट्री। तो दो इसका यूनिट था, एक था प्रोडक्ट बेस्ड स्कीम, एक था कंट्री बेस्ड स्कीम।
अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन या फिर प्रोडक्ट बेस्ड जो टारगेट है उसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करता था ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, एंड इसको आप कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए यूज कर सकते हो। फोकस प्रोडक्ट स्कीम एक था, फोकस मार्केट स्कीम एक था, एंड मार्केट लिंक फोकस प्रोडक्ट स्कीम, ऐसे कुछ अलग अलग स्कीम्स को मर्ज करके इसको लाया गया था बेसिकली स्कीम को। एंड इसमें बेसिकली कस्टम ड्यूटी को आपका रीइम्बर्स किया जाता है या फिर आप अपने कस्टम ड्यूटी को पे कर सकते हो यूजिंग दोज ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। सो दिस वाज MEIS, बट देन WTO में ये कंप्लेन गया कि ये जो स्कीम है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये स्कीम ग्लोबली एक्सेप्टेबल नॉर्म्स के खिलाफ है, WTO नॉर्म्स के खिलाफ है। इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम का अपग्रेडेड वर्जन लाया, इंप्रूवमेंट लाया, एंड लाने के बाद ये नया रूप से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज ऑन टैक्सेस and taxes on exported products. This new scheme, it reimburses currently unrefunded central, state and local taxes and duties incurred in the process of manufacture and distribution of exported product। अगर आप कोई भी यूनिट चला रहे हो, आप किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल है आपने, तो जो भी सेंट्रल, स्टेट या लोकल टैक्सेस आप पे करते हो उनको आप रीइम्बर्स कर दिया जाएगा आपको, जो करेंटली रिफंड जो नहीं किया जाता है उनको रिफंड किया जाएगा। दो टैक्सेस, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स एंड लोकल लेवल पे जो आप टैक्स पे करते हो, बट कंडीशन क्या है, आपका एक्सपोर्ट पोटेंशियल होना जरूरी है। Therefore, it will provide a level playing field to domestic industries abroad। So again, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ये स्कीम लाया गया था। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, अगेन डिस्ट्रिक्ट को एज अ यूनिट मानते हुए, एज अ स्टेक होल्डर मानते हुए उनको एक्सपोर्ट हब के हिसाब से प्रमोट करना, दिस वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अंडर दिस इनिशिएटिव द फोकस इज to make district active stakeholders in promotion of export of goods and services produced or manufactured in district level। district level पे प्लानिंग किया जाएगा। कोई भी XYZ डिस्ट्रिक्ट है, इनमें जो भी इनएफिशिएंसी है, जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो ये सारे जो है इनको प्रमोट किया जाएगा, एज अ एक्सपोर्ट हब डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम है, 1.97 लाख करोड़ का इसको अनाउंस किया गया था 2021-22 के बजट के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। PLI स्कीम, द स्कीम प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू कंपनीज ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फॉर प्रोडक्ट manufactured in domestic unit, which is expected to create minimum production of over $500 billion in 5 years। कोई भी मान लीजिए यूनिट है, इनका पोटेंशियल है कि अगले आने वाले 5 साल में ये $500 बिलियन का एक्सपोर्ट प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसे में इनको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। कौन से इंडस्ट्रीज को रखा गया था, ऑटोमोबाइल्स हो गया, ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, जो नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, इनको अलग अलग सेक्टर्स को रखा गया था, कंसिडर किया गया था PLI स्कीम के अंतर्गत। इसको आप कवर कीजिएगा, अलग से इसके लिए आप नोट प्रिपेयर कर सकते हो, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन। एक्सिम बैंक क्रिएट किया गया था, आपको पता होगा, एंड एक्सिम बैंक अगेन दीज आर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स। एक्सिम बैंक इट स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एंड बेसिकली 750 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले था टू इंफ्यूज कैपिटल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। एंड बेसिकली अगेन ये जो बैंक है एक्सिम बैंक, इनका मेजर काम होता है एक्सपोर्ट प्रमोट करना। तो जो भी एक्सपोर्टिंग यूनिट्स है, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस जो एक्सिम बैंक इसको क्रिएट किया गया था, एंड यहाँ पे कैपिटल इन्फ्यूजन के द्वारा इनको कैपिटल सपोर्ट देने के लिए इस स्कीम को लाया गया था। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, अगेन यहाँ पे जो करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, इसके अंतर्गत इस स्कीम को लाया गया था। इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स, जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर, अगर ये कोई कैपिटल गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनका प्रोक्योरमेंट किया जाएगा अंडर दिस EPCG scheme, export promotion capital goods scheme। The government has reduced the specific export obligation from 90% to 75% of the normal export obligation। कुछ obligations जो भी मान लीजिए XYZ कोई भी एक एक्सपोर्टिंग यूनिट है, तो इन पे कुछ ऑब्लिगेशंस लगाया जाता था कि आपको इतने परसेंटेज जो है आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ से इस पर्टिकुलर यूनिट से खरीदना पड़ेगा, इन पर्टिकुलर वैल्यूज में आपको प्रोडक्ट यहाँ से प्रमोट करना पड़ेगा, आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ ऑब्लिगेशंस थे, तो कुछ ऑब्लिगेशंस को रिलैक्स किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
कहाँ पे, अगर आप किसी भी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कैपिटल गुड को प्रोक्योर कर रहे हो तो अगेन इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रमोट किया जाएगा एंड दूसरी बात जो इंडिजिनस प्रोडक्ट है उनको उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा करेंटली ये ऑनगोइंग स्कीम है। सो दीज आर दी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रहे हैं कि ये वो स्कीम्स है जिनके चलते हमारा जो एक्सपोर्ट है इसमें काफी ज्यादा हमने सुधार देखा है। द चैप्टर 4 ऑफ दिस सर्वे जो है ये मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में बात करते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मेंटेन स्टेटस क्यू ऑन पॉलिसी रेपो रेट ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 21 आफ्टर सब्सटेंशियल कट ऑफ जो आपका 115 बेसिस पॉइंट पे कट किया था एंड करेंटली ये 4% के आसपास ये मेंटेन कर रहे हैं। आपको पता होगा रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ये मॉनेटरी जो आपका पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द मार्केट पर्टिकुलरली, या फिर आपका ग्रोथ प्रमोट करने के लिए इनको एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। यूजुअली आप रेपो रेट जो है इसको आप देखते हो, गवर्नमेंट अपने स्टेटमेंट में अपने डेटा में स्टेटिस्टिक्स में रिवर्स रेपो को नहीं रखता है बजट में जो जो आपका मेंशन किया जाता है। तो आप देख सकते हो पिछले कुछ टाइम से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पर्टिकुलरली मैं अगर कहूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इन्होंने रेपो रेट को या जिसको आप नॉर्मली पॉलिसी रेट भी कहते हो कंटिन्यूअसली इसको डीप किया है एंड करेंटली अगर हम बात करें 2018-19 के मिड से यहाँ से सडन एक डीप देखा है हमने, करेंटली 4% के आसपास रखा गया। अब गवर्नमेंट जो है वो रेपो रेट को कम क्यों करते हैं, देखिए रेपो रेट को कम करने का एक रीजन है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करना है। तो इसके चलते इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के बारे में गवर्नमेंट सोचती है। जो मार्केट है, मार्केट में आपका रेपो रेट जो है इसको कम करने से जो मार्केट में आपका मनी सप्लाई है वो बढ़ता है। आपको पता होगा बेसिक इकोनॉमिक नॉलेज है, रेपो रेट बढ़ने से रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से मनी सप्लाई कम होता है। तो जब आप रेपो रेट कम कर रहे हो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ने से आपका डिमांड बढ़ेगा, इन डिमांड बढ़ने से जो इंडस्ट्रियल यूनिट है इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए रेपो रेट को कम किया जाता है। लिक्विडिटी जो है ये सरप्लस में रहा है इन द सिस्टम सिंस मिड 2019 and it is in sync with the easing of monetary conditions, ample surplus liquidity in the banking system to support growth again। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर तब होगा जब पब्लिक के हाथ में पैसे होंगे। सो मार्केट में जो लिक्विडिटी है ये काफी हद तक बढ़ाया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक डेटा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यहाँ पे लिक्विडिटी कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। कंटिन्यूअसली आपको नेगेटिव ट्रेंड में दिख रहा होगा जो आपका यहाँ पे जो ग्राफ है। अब देखिए क्या बता रहे हैं आरबीआई सोर्स के हिसाब से, द नेगेटिव साइन इंडिकेट सरप्लस लिक्विडिटी। बेसिकली ये जो डेटा है ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का है। अगेन इंक्रीज इन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इट शोज दैट मार्केट में जो आपका लिक्विडिटी है वो कम है। जबकि अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है इट मींस द डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इट मींस मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ा है। So a negative sign indicates surplus liquidity. Surplus liquidity in the banking system is indicated by total net LAF liquidity adjustment facility absorption. So जितना ज्यादा आप लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो इंस्ट्रूमेंट अगेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जैक्टली मैं कहूँ तो आरबीआई के द्वारा यूज किया जाता है। तो ये नेगेटिव जब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है ये आपका डाउन किया जाएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो बढ़ेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगेन बेसिक इकोनॉमिक नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए। तो मार्केट में जब लिक्विडिटी बढ़ेगा यानी कि अगेन मनी सप्लाई बढ़ाना यानी कि डिमांड बढ़ना, डिमांड बढ़ने से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ये भी काफी ज्यादा इजाफा हम देख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो जीसेक मार्केट है, द यील्ड ऑन 10-year जीसेक व्हिच हैज रीच्ड 8.2% ऑन as of 2018 has reduced substantially to 5.7% during June 2020। हम मिड ऑफ क्राइसिस से मिड ऑफ पैंडेमिक थे। It has since then increased to stand at 6.45% as of December 2021। क्या बता रहे हैं, द यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है इसमें काफी इजाफा देखा था हमने, करीब 8.2 के आसपास था, कब मिड 2018 के आसपास। अब
यहाँ से कंटिन्यूअसली जो है जी सेक का मार्केट डाउन रहा। हमारा जो जो हमने यहाँ से यील्ड जो अर्निंग हमने देखा इसने लगातार एक डिप देखा था एंड बाय मिड 2020 ये जो है करीब करीब आपका 5% के आसपास चला गया था, 5.7% के आसपास था। वहां से कुछ हद तक इजाफा हमने देखने को देखा है एंड करेंटली ये 6.5% के आसपास स्टैंड कर रहा है एज ऑफ दिसंबर 2021। तो जीसेक मार्केट अगेन रिबाउंड हो रहा है, आने वाले टाइम पे इसमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। बात करें बैंकिंग सेक्टर का, तो डेटा जो है यहाँ पे अगेन दर्शाता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है ये भी काफी ज्यादा स्टेबल कंडीशन में है करंटली। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, काफी बेटर इंप्रूवमेंट रहा है। क्या बता रहे हैं, जो ग्रॉस एनपीए है एंड नेट एनपीए है ऑफ द शेड्यूल कमर्शियल बैंक कंटिन्यूड टू डिक्लाइन सिंस 1819। तो ग्रॉस एनपीए अब कई सारे मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था एनपीए को एड्रेस करने के लिए, सारा फिशरी एक्ट हो गया, आईबीसी हो गया। तो ग्रॉस एनपीए जो है ये डिक्रीज हुआ फ्रॉम 7.5% एज ऑफ 2020 सितंबर टू 6.9% एज ऑफ सितंबर 2021। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो 7.5 से 6.9% के आसपास ग्रॉस एनपीए रिड्यूस हुआ है। वही नेट एनपीए जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये 2.2% के आसपास स्टैंड कर रहा है। तो ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए 6% के आसपास हुआ करता है, अभी 2.2 के आसपास में है। 11% के आसपास हुआ करता था जो अपना ग्रॉस एनपीए है, एक टाइम पे 11% को क्रॉस कर गया था, ये करंटली 6.9 के आसपास स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ से आपको पता होगा सार्फिसी एक्ट या फिर आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट ये सारे लाए थे। देन आपका आरबीआई ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का डिक्लेयर किया था। तो इन सब के चलते फिर कैपिटल इंफ्यूज किया था बैंक को रिवाइव करने के लिए। इन सब के चलते जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है ये काफी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस जो है इसमें इजाफा देखा गया है 4.1 से 1.4% से 1.5% के आसपास। नॉट सो इम्पोर्टेंट, कैपिटल टू रिस्क वेटेड जो एसेट रेशियो है अगेन वन ऑफ द इंडिकेटर जो बैंकिंग सिस्टम का हेल्थ को दर्शाता है, इसमें भी इजाफा देखा गया है। 13% के आसपास हुआ करता था 2013-14 के दौरान, ये अभी 16.4% के आसपास स्टैंड कर रहा है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो यानी कि गवर्नमेंट जो बैंकिंग सिस्टम है अगर वो किसी भी यूनिट को मान लीजिए लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर वो लोन एनपीए में कन्वर्ट हो गया तो बैंक के पास कितना एबिलिटी है उस शॉक को सहने का। तो दिस कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, इसका परसेंटेज जितना बढ़ेगा बैंक का जो शॉक सहने का कैपेसिटी है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो द मोर द रेशियो द बेटर द कंडीशन ऑफ दिस शेड्यूल कमर्शियल बैंक इज। तो ये होता है आपका कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो यहाँ पे इजाफा देखने को मिला है, अगेन इट शोज अ हेल्दी कंडीशन। कैपिटल मार्केट के बारे में बताया जा रहा है कि एक्सेप्शनल ईयर रहा है 2000 जो 20-21 का ईयर रहा, 21-22 का जो ईयर रहा, आपका करीब करीब 90,000 करोड़ का हमने आईपीओ इशू किया फ्रॉम 75 यूनिट as of April November 2021 which is much higher than in any year in last decade। तो आईपीओ में जो है हमने काफी ज्यादा इजाफा देखा है, 90,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ हमने इशू किया है फ्रॉम 75 डिफरेंट यूनिट। एंड करेंटली एलआईसी का आईपीओ आना है, आपको पता होगा। यहाँ से काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रहे हैं एंड ऑब्वियसली बात है यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है जो काफी ह्यूज अमाउंट में होने वाला है, एफडीआई काफी बढ़ने वाला है इस सेक्टर में। तो अगर यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कैपिटल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ से खर्च सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव आउटकम रहने वाला है। बैंकिंग सेक्टर में अगेन क्रेडिट ग्रोथ जो है ये काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। एक टाइम पे क्रेडिट ग्रोथ जो है ये काफी जो है ये कम आ चुका था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो करंटली जो है क्रेडिट ग्रोथ में फिर इजाफा देखने को मिला है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द लास्ट फेज ऑफ 21-22 ये जो है एकदम से शार्प इंक्लाइन देखा गया है। दिस इज कैपिटल एडिकेसी रेशियो। अब कैपिटल एडिकेसी रेशियो अगेन वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम का हेल्थ कैसा है। तो इस डेटा के हिसाब से जो एज ऑफ सितंबर आपको मैंने बताया है कैपिटल एडिकेसी रेशियो जो ये 16% के भी आसपास 16% से भी ऊपर है, समवेयर अराउंड 17% के आसपास स्टैंड कर रहा है।
So overall, these indicator shows that the banking system is in a healthy condition. तो हम बात कर रहे थे क्रेडिट ग्रोथ के बारे में। तो क्रेडिट ग्रोथ जो है 2019 से कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहा था, आपको पता होगा, एंड 5.3 के आसपास ये चला गया था, एंड फिर बिगिनिंग ऑफ अप्रैल 21 से ये फिर से रिबाउंड होना स्टार्ट होता है, एंड करेंटली एक मॉडेस्ट लेवल पे स्टैंड कर रहा है 7.3 या 7 के आसपास, 7.5 के आसपास ये स्टैंड कर रहा है as on December 2021. However, the credit growth has picked up sharply in December to 9.2% on December. अब लास्ट पेज में ये जो है रिबाउंड होके जो 7.2 के आसपास स्टैंड कर रहा था, ये रिबाउंड होके फ्रॉम दी दिसंबर ये दोबारा इसमें काफी इजाफा देखने को मिला है, 9.2 के आसपास ये स्टैंड कर रहा है. It has been so far improvement than the banks in powering financial level revival. So basically banking credit growth जो है अब because of the economic activities दोबारा resume हो रहे हैं, जो पैंडेमिक सिचुएशन है इससे हम उभर रहे हैं. ओमिक्रॉन का वेरिएंट ऑल्दो अनसर्टेनिटी लेकर आया था कुछ हद तक, बट देन फिर भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है ये दोबारा रिबाउंड हो रहा है. तो ऐसा में बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ जो है, जो क्रेडिट सपोर्ट है बैंक के द्वारा इकोनॉमिक यूनिट्स को, ये सपोर्ट प्रोवाइड करना काफी जरूरी होता है इन ऑर्डर टू रिबाउंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इसी के चलते बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ जो है यहाँ से इम्प्रूव होना जो है हमारे लिए एक इकोनॉमिक पॉजिटिव साइन है. अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर के बारे में, बैंक सिस्टम के बारे में, तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव साइन. तो आने वाले टाइम में जो डेटा बताया जा रहा है कि हमारा जो सारे इंडिकेटर्स है वो हमारे फेवर में है, एंड कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है यहाँ से तो एक अच्छा इकोनॉमिक ईयर यहाँ से देख सकते हैं आने वाले कुछ टाइम में. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, जो इंडिया है एज अ कंट्री ये रहेगा फास्टेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स, जो मेजर इकोनॉमी के बारे में जब हम बात करते हैं, सो इट विल बी दी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी फॉर द अपकमिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये डेटा बता रहा है. क्रेडिट ग्रोथ के बारे में हम बात कर रहे थे, तो देखिए अलग अलग सेक्टर्स में क्रेडिट ग्रोथ किस तरह से रहा. आप देख सकते हो 3.8 के आसपास था मार्च 18 के दौरान एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज में, अलाइड एक्टिविटीज में, जो बढ़ा था 8.5 के आसपास ड्यूरिंग मार्च. अब यहाँ से रेगुलरली हमने देखा मार्च 20 तक ये काफी नेगेटिव ट्रेंड में रहा. फिर आपका मार्च 21 से 21 कोई 9.4 के आसपास था. तो ये सारे डेटा आपको याद नहीं रखने हैं, ये नंबर आपको याद नहीं रखना है. आपको पता होना चाहिए कि जो बैंक का क्रेडिट है वो कहाँ पे जाता है. सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में जाता है 10% के आसपास, इंडस्ट्री में जाता है 3.8 के आसपास, एंड सर्विस सेक्टर में जाता है 3.6 के आसपास. तो टॉप 3 जो आपका क्रेडिट सेक्टर्स है जहाँ पे बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए. जो मेजर 3 आपका इकोनॉमिक यूनिट्स है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री फॉलोड बाय सर्विसेज. So these are the data provided in these first 4 chapters of this economic survey. अगला जो है chapter 5 to chapter 6, 7 and chapter 6, chapter 7 and chapter 8, इनको हम कवर करेंगे पार्ट 2 में. फिर पार्ट 3 में हम कवर करेंगे 9, 10 and 11. तो इस तरह से हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं. So that's all for today's video. I hope ये आपको समझ में आया होगा. अगर आप ये वीडियो पसंद करते हो तो डेफिनेटली hit that like button, वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड ऑफ कोर्स वीडियो को शेयर करें. तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट. गुड नाइट.